So question number 26. A galvanometer having 50 divisions provided with variable shunt. ये शंट जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का है. ये 90, ये 10, बैटरी का EMF E है, शंट का रेजिस्टेंस 10 है और 50 है. दो अलग अलग वैल्यूज़ पर डिफ्लेक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिली. सो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मतलब इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है RG वो कितना है ये पूछा. और फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमको दे रखा IFST. तो ये हमको सॉल्व करना है. ठीक है, पहले केस में 9 डिविजन्स और याद रखिएगा टोटल डिविजन्स 50 है. राइट, तो जरा पहला वाला अपन देखते हैं कि क्या हुआ होगा. शंट 10 था, अब ये समझिए कि इसने पहले केस में नो डिफ्लेक्शन, 9 आ रहा है. तो 9 का मतलब क्या हुआ, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर. I1 देखिएगा, सो I1 मस्ट बी इक्वल टू 9/50, क्योंकि 9 डिविजन्स 50 में से और फुल स्केल डेविएशन 0.3. तो ये आपका I1 रहा होगा. और दूसरे केस में भी सेम लॉजिक आप चलाएंगे. I2 जब ये 10 नहीं है 50 है, इस केस में ये करंट आ जाएगा. ऑलराइट, तो अब इससे सॉल्व कैसे होगा, आगे सॉल्यूशन में दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो सॉल्व कैसे होगा. ऑलराइट, तो यू हैव टू राइट एक्चुअली द फुल इक्वेशन, देयर इज नो अदर वे. यदि ये I1 है, ऑलराइट, तो एक्चुअली ये वाला करंट निकाला जा सकता है कितना होगा बहुत इजीली. ऑलराइट, तो ये वाला आंसर अपन कैसे निकालेंगे,
ऑलराइट, ये वाला करंट निकल गया तो उसको अपन आरजी के टर्म्स में लिख लेंगे। ऑलराइट, दैट इज द होल आइडिया। तो भाई यदि इसमें I1 करंट है तो इन्वर्स रेशियो में जाता है, राइट। तो इसका मतलब I1 डैश हम बता सकते हैं कितना होगा। I1 डैश कितना हो जाएगा, ऑलराइट। यदि ये करंट था I, तो I इंटू RG बाय, या सीधे सीधे इससे निकाल लेते हैं, 1 मिनट। तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, तो I1 बटा I1 डैश would be equal to 10 by RG, क्योंकि ये इन्वर्स रेशियो में हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के अपन ये वाला I निकाल सकते हैं। ये वाला I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1 डैश, so that would be equal to 9 by 50 into 0.3 प्लस I1 डैश। I1 डैश कितना हो जाएगा, सेम थिंग RG बाय 10। और इसी I को लिखने का एक तरीका और है, that would be E divided by whole resistance which is 100 plus ये resistance which is 10 RG upon 10 plus RG। सेम टू सेम लॉजिक आप इसके लिए लगाइए। जब आप इसके लिए सेम लॉजिक लगाएंगे तो एक इक्वेशन इधर भी आएगी, उसमें भी 2 अननोन होंगे, एक E और एक RG। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, E कट जाएगा, ओनली अननोन विल बी RG एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। सेम इक्वेशन ऐसे कैसे इसके लिए लिखें, ऑलराइट। चाहे तो मैं लिख देता हूँ, इसे लिख लेंगे मेरे ख्याल से, दैट इज एन इजी क्वेश्चन। Now we have these bit sounding difficult questions, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 31 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आसान नहीं है ये, राइट। तो इजीली समझ में भी नहीं आता है कि क्या क्या है। तो पहले तो अपन सवाल समझा देते हैं। सवाल क्या, An infinite line charge of uniform charge density lambda, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली कहानी चल रही है अपनी, ऑलराइट। lies along the axis of an electrically conducting infinite shell of radius r, ठीक है। The space inside the cylinder is filled with a permittivity E and conductivity sigma। तो पहले तो ये अरेंजमेंट आप समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर अपन के एक लैम्डा चार्ज डेंसिटी का मटेरियल रखा हुआ है। आर दूरी पर यदि अपन फील्ड लिखना चाहेंगे तो इट वुड बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये फील्ड हो जाएगी। यदि हम डीवी दूरी पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो वो ये आ जाएगा। तो
इस शेल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, राइट, वो कितना होगा? ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस, which is 1 by sigma, that is resistivity, length which is dr upon एरिया जिसके थ्रू जा रहा है। तो 2 पाई आर तो ये हो गया, और चूंकि ये सिलेंडर है तो जिसके थ्रू जा रहा होगा 2 पाई आर एल। तो ऐसे करके आपका करंट का फंक्शन आ गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए, लैम्डा सिग्मा एल बाय एप्सिलॉन, राइट। अब ये जो करंट है, एसेंशियली ये करंट यहाँ के चार्ज के जाने की वजह से ही है। So this current is nothing but d by dt of lambda L। ये करंट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रेट से ये चार्ज कम हो रहा है, which is minus lambda sigma L by epsilon। इसको इन्होंने इंटीग्रेट किया, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। एक बार लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, राइट, तो हमको जो करंट डेंसिटी पूछे जी, वो हो जाएगा करंट जो हमने यहाँ निकाला था बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू जा रहा है, दैट इज 2 पाई आर एल। नाउ दिस होल थिंग में हमने रिप्लेस किया करंट को, लेकिन अब की बार जब करंट को रिप्लेस किया तो लैम्डा का ये वाला फंक्शन पुट करके रिप्लेस कर दिया, ताकि हमें जे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए। तो है थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, गलती हो जाती है बच्चों से इसमें, राइट। तो इसको आराम से करिएगा तो आ जाएगा समझ। तो इसमें क्या बताया है कि भाई ये पहले ज़माने का जो फिलामेंट बल्ब होता था ऐसा वाला, पहले ज़माने का इसलिए क्योंकि अब तो ये बल्ब भी एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में, ढूंढने जाओ तो मुश्किल से मिलेंगे जिसमें ऐसे फिलामेंट बना होता था, राइट। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम करता है। द फिलामेंट इज ऑब्जर्व टू ब्रेक अप एट रैंडम लोकेशन आफ्टर सफिशिएंट टाइम, लॉन्ग टाइम ये टूट जाता, बल्ब फ्यूज हो जाता था। नॉन एवोपरेशन ऑफ टंगस्टन फ्रॉम द फिलामेंट। So if the bulb is powered at a constant voltage, which of the following statement is true? अपन constant voltage इसको सप्लाई करते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। The temperature distribution of the filament is uniform, right? अब ये अपन को सुन के तो सही लग सकता है, right? आंसर नहीं दिया। The resistance over the small section of the filament decreases with time, राइट। किसी भी स्मॉल सेक्शन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये कह रहा है। इसको भी सही नहीं दिया गया, ओके। तो ये दोनों गलत क्यों है ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब कैसे आ रहा है ये हमें थोड़ा सा सोचना। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हिंट ये है कि भाई ये ब्रेकअप एट रैंडम लोकेशन, राइट। इसका क्या मतलब? जब भी ये टूट रहा होता होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, यदि ये टूटने वाला है तो यहां से मेल्ट ऑफ होके ये देख रखा है इसने, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एवोपरेशन ऑफ टंगस्टन। तो कहीं से ज़्यादा एवोपरेट हो चुका है, कहीं से थिन हो चुका है, कहीं से रेडियस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो चुका है। तो जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो चुका है, राइट, वहां पर ये मानना कि टेम्परेचर वही होगा जो यहाँ है, ये तो गलत है। कम होगा ज़्यादा होगा बाद में देख लेंगे, लेकिन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम नहीं हो सकता। फिर भी यदि आपको डिस्कस करना है
इट्स वेरी इजी, करंट तो सेम होना पड़ेगा, आई स्क्वायर आर की रेट से हीट जनरेट हो रही होगी, राइट। आर की वैल्यू यदि हम और खोल के लिख दें तो दैट विल बी इक्वल टू रो एल बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसको भी रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 2 पाई आर। तो यदि हम इस जगह का लिखेंगे तो यहाँ पे जहाँ रेडियस कम है यहाँ पे हीट जनरेशन की रेट ज़्यादा है। द रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शंस ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेस विद टाइम, नहीं एक्चुअली इंक्रीज हो रही है जहाँ से गायब हो रहा है। द फिलामेंट emits more light at higher band of frequency before it breaks up। सही बात है, उसका टेम्परेचर टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचा होगा ज़्यादा हीट की वजह से। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आप यदि ग्राफ याद करेंगे आई वर्सेस लैम्डा, तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता था टेम्परेचर बढ़ने पे। पहले ऐसा होता था यदि ग्राफ, तो टेम्परेचर बढ़ने पे कम लैम्डा मतलब हायर फ्रिक्वेंसीज, सी सही हो। फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ। वी स्क्वायर बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा हो रहा है, आर कम हो रहा है, तो आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। बट इसमें कई बार मैंने देखा बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया, लॉजिक इधर सारा दिया। Consider two identical galvanometers and two identical resistors with resistance R. If the internal resistance of the galvanometers is less than R by 2, which of the following is true about any one of the galvanometers? तो बेसिकली इनसे एमीटर और वोल्टमीटर बनाने की बात हो रही है, राइट? ठीक है, तो कैसे रेंज बढ़ रही है? ए कई बार पढ़ के लगता है कि बिल्कुल सही होगा, राइट? तो ए और बी को एक बार जरा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, पहली बार में पढ़ के ऐसा लगता है ए ज़्यादा बड़ा, ए सही है, क्योंकि उसमें वो क्या बोल रहा है भाई, ए में ये बोल रहा है कि अपन ने ये गैल्वेनोमीटर लिया, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, राइट? एक और गैल्वेनोमीटर लिया, इसका भी रेजिस्टेंस है, और दो अपन ने ये आर रेजिस्टेंस ले ली और इनको कनेक्ट कर दिया अपन ने सीरीज में, यही है एम है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऐसा लग सकता है कि इसमें रेंज सबसे ज़्यादा आएगी, राइट? उसका रीज़न आपको लगेगा कि भाई आई जी जो कि एफ एस डी करंट है, राइट? तो आई एफ एस डी इंटू 2RC प्लस 2R, इतना मैक्सिमम वोल्टेज इसके लगेगा, तो ये बता सकता है, राइट? लेकिन उसमें एक दूसरा अरेंजमेंट भी दे रखा है कि दोनों गैल्वेनोमीटर को तो लगा दिया एक दूसरे के पैरेलल में, और ये रेजिस्टेंस सीरीज में। Two resistors and one galvanometer are connected in series. The second galvanometer is connected in parallel to the first galvanometer. अब आंसर ये दे रखा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो यही समझ में आ जानी चाहिए इजीली कि इस चित्र में
इस अरेंजमेंट में यदि हमने IFSD भेजा तो आधा आधा बटेगा, तो एक्चुअली हमको 2 IFSD भेजना अलाउड है कि नहीं? हमें 2 IFSD भेजना अलाउड, जिनमें से एक IFSD इधर चला जाएगा, दूसरा IFSD इधर चला जाएगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप आया यदि हम लिखना चाहें, यहाँ पे तो आ गया RC IFSD, और इधर आ गया 2 IFSD इंटू 2R। थोड़ी सी मैथ्स लगाइए, आपको ऐसे दिख जाएगा कि ऑब्वियसली ये वाला ड्रॉप ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ये 4 IFSD R प्लस RC IFSD है, और 2 RC वैसे ही छोटा दे रखा है, उससे इजीली प्रूव हो जाता है, राइट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। फिर C और D, द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। The maximum current range is obtained when the two conductors are connected in series and the combination is connected in parallel with both the resistors. तो C वाला काफ़ी क्लियर दिख जाता है एक्चुअली, कि सबको पैरेलल में कर देंगे तो करंट का डिवीजन ज़्यादा होएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट भेज सकते हैं, इसलिए C बड़ा ऑब्वियस है, फिर भी आप बना के चाहें तो देख लीजिएगा। सो दिस वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो आसान सा ही था, थोड़ा सा इसमें ये राउंड ऑफ करा गया, राइट। पहले तो बोल रहे भाई अमीटर का रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो 2 आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड फुल स्केल डेविएशन एट 2 माइक्रो एम्पियर करंट, ये दे रखा है। तो इसको हमने सबसे पहले बनाया 1 मिली एम्पियर के फुल स्केल डेविएशन वाला अमीटर। तो कैसे बनाया होगा देखते हैं अपन, राइट। 2 माइक्रो से 1 मिली एम्पियर, राइट। तो बेसिकली 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पियर से 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर का बना दिया अपन ने। तो ये गैल्वेनोमीटर है विथ 10 ओम रेजिस्टेंस। ये अपन ने एक शंट लगाया होगा, इसने क्या किया होगा शंट ने, शंट ने क्या किया होगा, शंट ने बेसिकली ये किया होगा कि अपन ने भेजा 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर करंट, इसने इधर तो जाने दिया सिर्फ 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और बचा हुआ करंट I डैश भेज दिया था, जहाँ पे I डैश कितना हो जाएगा, I डैश हो जाएगा बेसिकली 1000 माइक्रो एम्पियर -2 माइक्रो एम्पियर which is 998 माइक्रो।
सो आर एस निकाल सकते हैं, आर एस बटा 10 मस्ट बी इक्वल टू 2 बटा 998. So RS is equal to 20 by 998. इससे हम लोग कैलोरीमीटर का रेजिस्टेंस, टोटल एमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. दैट वुड बी 20 upon 998 into 10 divided by 20 upon 998 plus 10. ऐसे करके निकला है. तो ऐसे करके मैंने निकाल ली. फिर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बोला निकालने को, तो ये तो बड़ा आसानी से निकल जा रहा है कि भाई इतना ही आएगा. राइट. फिर ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में ये मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया. रेजिस्टेंस आर बहुत छोटा है जैसा आप देख सकते हैं. राइट. तो ये जो भी अपन ने लगाया करंट वो बेसिकली ईएमएफ बटा आर और आर वी रह जाएगा बस. तो मेजर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई बाय आई, और ये अपन को दे रखा है इसमें रीडिंग कितना लिया उसने. हजार वोल्ट के लिए, 1000 ओम के लिए. So measured resistance is not coming out to be as expected 1000 or 980, and the battery has internal resistance of 5 ohm. So this is fairly easy question. इसमें तो basically आपको सर्किट सॉल्व करना. फिर बाद में बोला है कि भाई यदि 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दें तब जो आंसर आ रहा है वो 1000 से ज़्यादा है. आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा नहीं. पहले तो 980 आ गया था जो कि इन दोनों के बीच में.